दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेररबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी ये खबर तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि अपना जो माधवीपुरी मैम है तो उनका रिटायरमेंट हुआ सेबी चीफ, और उस पर रिटायरमेंट 28 तारीख को हुआ, और उस पर एक के दो दिन में एक केस लग गया। तो अब आप बोलोगे ये केस कौन सा है, तो भैया ये केस ऐसा कुछ नहीं है, ये केस पुराना है। और ये अभी नहीं है हिंडन वाला, अदानी के साथ सांठगांठ ये सब वाला नहीं है, ये पुराना है केस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो माधवी मैम के बारे में देखते हैं क्या है वो आपको बताते हैं। तो माधवी बुच जो है वो 89 में आईसीआईसी बैंक में शुरू किया था अपना कैरियर, और फिर धीरे धीरे उनका आगे बढ़ता गया और बुलंदियों को छूती गई, और फिर उन्होंने जाके सिंगापुर में 2011 में चली गई। उन्होंने वहाँ से जो भी है अपना काम किया, पैसिफिक कैपिटल में काम किया। माधवी जी के पास जो है फाइनेंशियल सेक्टर में 30 साल का लंबा अनुभव, और वे सेबी की तमाम कमेटियों में पहले भी रह चुकी है, तो काफ़ी उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस था सेबी के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाकी क्या क्या थी सेबी में तो आप जानते ही हैं कि चेयरपर्सन थी, है ना। प्राइवेट सेक्टर को पहली बार कोई महिला मिली, तो इस तरह की कई सारी हैं। अप्रैल 2017 में सेबी के पूर्व चीफ अजय त्यागी के साथ सेबी के पूर्वकालीन सदस्यों के रूप में काम कर रही थी, मतलब इस तरह का जो भी है। 28 फरवरी 2022 को उनका हो गया काम और रिटायर कर गई। ठीक है, तो अब रिटायर करने के बाद तुरंत केस खाना ये थोड़ा सा बड़ा मतलब वो था, तो है भाई। अब देखते हैं, फिलहाल अभी जो अपना मैम हटी है तो उसके बदले तुहिन कांत पांडे जी, ओहो तुहिन कांत पांडे जी को देख के ना एक ही तो गाना याद आता है। चलिए कोई नहीं, तो इन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया है ना। 3 साल के पद के लिए 87 बैच के आईएएस अधिकारी हैं उड़ीसा कैडर के। ठीक है, वे मोदी जी के 3.0 सरकार में भारत में सबसे व्यस्त सचिव में से एक है। चलो जी बढ़िया है, तो ठीक है, इनकी नियुक्ति हो गई भाई। ये हमारे तुहिकांत पांडे साहब बढ़िया है ना, सचिव के बराबर वेतन मिलेगा। तो अब सेबी के चीफ ही बन गए हैं, तब क्या अमर उजाला में तो बोल ही दिया गया। तो अब आइए, सेबी चीफ जो है हमारे मैडम जी, हिंडनबर्ग जब तक रहे हैं तब तक तो हिंडनबर्ग तो सरेंडर करके पहले भाग लिया। वो देख लिया कि उधर अपना क्या है, मस्क साहब आ गए, टम साहब आ गए, वो जान गए कि भैया उनके दुकानदारी बंदी करने में फायदा है, तो भैया वो अपना समाधि ले लिया, बोला कि भाई हम तो चले अपना। ऐसा है कि हिंडनबर्ग देखिए कुछ अच्छाई भी होती है कुछ खराबी होती है, समझे ना। अब बोलिएगा कि शेर जो है वो जानवर को मारता है तो उसमें अच्छाई भी है, नहीं तो जानवर पूरा पेड़ पौधा खा जाएगा। तो संतुलन, प्राकृतिक संतुलन के लिए शेर का भी होना जरूरी है, मांसाहारी जानवरों का होना भी जरूरी है। उसी तरह ऐसा चीज भी होना जरूरी है जो इन चीजों को उजागर कर सके। आम पब्लिक क्या उजागर कर लेगा, है ना, आम पब्लिक क्या कर लेगा, लेकिन उस तरह का जो अगर सदस्यों का संगठन है तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फिलहाल ये माधवी पुरी जी पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एफआईआर जो है डायरेक्ट कोर्ट में हुआ, क्योंकि कोई और किसने किया वो बता देते हैं। ये जर्नलिस्ट हैं हमारे सपन श्रीवास्तव साहब। ठीक है, ये सपन श्रीवास्तव साहब हैं जिन्होंने सीधा बोला भाई इनका करना पड़ेगा, तो उन्होंने कर दिया अपना। चलो जी, क्या चक्कर है, तो अब ये ऐसा है कि चक्कर जो है इसको बताने से पहले क्या है कि खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया शेयर मार्केट, और कोर्ट ने भी जो है मतलब आदेश दिया है कि शेयर मार्केट फ्रॉड नियामक उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने माधवी पुरी के अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के जो भी सदस्य हैं उस पर किया, मैं नाम दिखला दूंगा, है ना। तो इसमें क्या मतलब आरोप लगा है, तो आरोप लगा है कि सपन ने स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनियों की लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। देखिए भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो शायद आप जगह नहीं, आप सोए हुए हैं अभी भी। आपको भी पता है भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, चाहे बिजली विभाग से हो, चाहे सिविल डिपार्टमेंट से हो, चाहे हाई लेवल में टेंडर से हो, मतलब खत्म नहीं हुआ है। आप समझ सकते हो किस बात की है और मैं इशारा कर रहा हूँ। तो ठीक है, अच्छा है इस प्रकार की रिपोर्टें। तो सेबी और कॉरपोरेट संस्थाओं के बीच मिली भगत, है ना, इनसाइड ट्रेडिंग, लिस्टिंग के बाद पब्लिक फंड के हेराफेरी का आरोप लगाया है। चलो जी बढ़िया बात है। एडिशन पब्लिक मतलब जो हेराफेरी वगैरह के बारे में लगाया कि भाई ये तो लिस्टिंग करा रही है, मिली भगत है जो है। तो अब आप बोलोगे सर ये मिली भगत क्या मतलब, नहीं समझ में आया है क्या, ये मामला क्या है, तो बताते हैं। उसके पहले एफआईआर अंडर रिलेवेंट जो भी है प्रोविजन आईपीसी के तहत जो भी है इसमें किया गया है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। फिलहाल इसके एवज में सेबी ने बोला है कि ये पुराना केस है जिस पे आरोप लगाया गया है, तो हम इसका जवाब दे देंगे। ठीक है, इसका हम पहले ही जवाब दे देंगे। तो ये सब सेक्शन वगैरह लगा हुआ है 156(3), अब इतना तो हमको भी नहीं पता है। ठीक है, ये सब देखिए सेक्शन 156 वगैरह लग रखा है 1973, तो ये चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि माधवी पुरी पे ही लगा है, उसके अलावा जो सेबी के होल टाइम मेंबर अश्वनी भाटिया, सेबी के होल टाइम मेंबर अनंत नारायण, सेबी के होल टाइम मेंबर कमलेश चंद्र वैष्णव और प्रमोद अग्रवाल,
सुंदर सुंदर रमन रमामूर्ति सब लपेटे में इनको लिया गया है। हालांकि कोर्ट का मतलब सेबी का भी कहना है कि जो अपने श्रीवास्तव जी हैं इनका ये ऐसा ही काम है कि करते रहते हैं। तो ये की प्रॉब्लम क्या है, मामला क्या है? तो एक्चुअली क्या है कि एक कॉल्स रिफाइनरीज जो है लिमिटेड एक मुंबई मतलब बीएसई में लिस्ट किया गया था 1994 में। तो ये कंपनी फ्रॉड है, ठीक है। फ्रॉड मतलब कोई ऐसा नहीं था, कुछ नहीं था, 0.33 पैसा का इसका शेयर था, मतलब पेनी स्टॉक, 1 रुपये के नीचे तो समझिए रहे हैं, सब पेनिए हैं। तो ये सब चीज़ था। तो ये कंपनी लिस्ट हो गया। तो हुआ क्या? तो आप बोलोगे सर ये तो 1994 का चक्कर है, उसका बाद का क्या लफड़ा हुआ, तो इसमें सेबी चीफ कहाँ फंसेगी? तो इसका चक्कर आ जाता है, इसमें इनका अपना भी वो था, क्या मनी लगा हुआ था, है ना। तो पहले एक वर्ड जान जाइए, जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, मतलब हमारे शेयर के बदले वहाँ जो है ना, आप मतलब दूसरे देश में शेयर के बदले वहाँ के एक्सचेंज में करना पड़े तो अपना शेयर वहाँ पर ही करना पड़ता है, डिपॉजिट करके फिर आप वहाँ पर ही एडीआर निकालते हैं। और जीडीआर हो गया ग्लोबल डिपॉजिटरी। तो ये तेल रिफाइनिंग कंपनी थी। इसका कहानी हम थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी अब सब जगह आप देख सकते हैं, गूगल में सर्च मारिएगा, हर जगह आपको सेबी का दिख जाएगा कि। तो इस पे बीच में रोक भी दिया गया, फिर ला भी दिया गया, मतलब काफ़ी कंफ्यूजन था। तो इसमें इनका भी अपना कुछ होगा शेयर वगैरह, आप क्या बोल सकते हैं। तो इस पे बीच में ट्रेडिंग भी बंद हो गया। तो इसमें मेन गेम हो गया जीडीआर स्कैम का। आप बोलोगे अच्छा हाँ, जीडीआर स्कैम का इसमें गेम हो गया। तो ये क्या गेम हो गया जीडीआर स्कैम का? तो जीडीआर स्कैम क्या है कि 33 रुपये का मान लीजिए ये शेयर था हमारा, ठीक है। और देखिए आप लोग भी देखते होंगे कि जो कहाँ गया एडीआर वर्सेस जीडीआर, तो आप लोग भी देखते होंगे कि जहाँ पर एफआईएस की खरीदारी होती है उसको प्रमुखता से स्थान दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? तो आप बोलोगे हाँ, प्रमुखता से तो स्थान दिया जाता है कि अगर मान लीजिए एफआईएस यहाँ पर ही खरीदने लगा उस स्टॉक में और अचानक से उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लगा तो सब आदमी उसमें भेड़ बकरी की तरह घुस जाते हैं। क्यों? सबको पैसा कमाना है, सबको पैसा कमाना है, क्लियर बता रहा हूँ। इसमें आप सोचोगे सिर्फ किसी कंपनी की या जो मैनेजमेंट के चक्कर है, नहीं नहीं, इसमें पब्लिक का भी गलती है। सबको रातों रात चाहिए ना, 1 लाख लगाए भाई 20 लाख बन जाना चाहिए, 1 लाख लगाए 5 लाख बन जाना चाहिए, मतलब सबको चाहिए रातों रात, मतलब 10 दिन में बन जाना चाहिए। और फिर कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें पब्लिक की गलती नहीं है, पब्लिक की भी गलती है, ठीक है साहब। जो इस तरह के पेनी स्टॉक में जाते हैं उनकी भी गलती है। ऐसा थोड़ी है कि सब कंपनी और 2 आदमी मिलकर इस प्रकार का स्कैम, नहीं, पब्लिक की भी गलती है। लेकिन पब्लिक क्या करता है, लास्ट में इनोसेंट वाला कार्ड खेल देता है, ठीक है। तो उसमें ये फंस जाते हैं। पब्लिक की भी गलती है, मैं कह रहा हूँ। पब्लिक को हमेशा इन चीज़ों के बारे में पूरा मतलब पता होना चाहिए। पैसा बनाना सबको है साहब, आपको भी है, सरकार को भी है, सेबी को भी है, एक्सचेंज को भी है, एनएससी को भी है, बीएससी को भी है, ब्रोकरेज को भी है, सबको पैसा बनाना है भाई। पैर में तो नहीं लग रहा ना, कोई तो कहीं से तो किसी को तो लॉस होगा, बात समझ रहे हैं। तो वो चक्कर है। तो इन्होंने क्या किया, जीडीआर ले आया, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट ले आया। कौन सा शेयर का? वही आपको कॉल रिफाइनरी का। वो 33 पैसे का शेयर था भाई साहब, उसको ना 11 रुपए तक चढ़ा दिया, बोल ले रेस कर दिया भाई साहब। लोगों में एकदम फॉरेन इन्वेस्ट आ रहा है। और वहाँ जाके जो मतलब ये रिफाइनरीज वाले थे उन्होंने सेटिंग कर दिया क्या कि भाई आप ऐसा करो कि 0.33 पैसा का ना हम आपको सस्ते में कर देते हैं। मान लीजिए आप 0.33 का है ना, तो आपको हम सस्ता में कर देंगे। तो बोलेगा सस्ता का क्या मतलब है? मतलब सस्ता का मतलब है कि 100 शेयर अगर हम आपको देते हैं तो उसका 33 रुपया होगा, हम उसको आपको 20 रुपये में दे देंगे, 25 रुपये में दे देंगे। तो आपका तो भाई यहाँ आप उसमें इन्वेस्ट करिएगा तो मतलब आपका 33 रुपया हो गया, आपको तो करंट फायदा हो गया। तो अब आप बोलोगे सर अपना ही शेयर को कम करके क्यों बेचेगा? भाई उससे क्या है ना, आम पब्लिक को दिखेगा कि बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, बड़ा पैसा आ रहा है, इसीलिए कभी कभी एफआईएस की खरीदारी में मैं रोक देता हूँ। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, फंसना नहीं है, नहीं थोड़ा शांत रहना है। क्यों बोलता हूँ? दिखता है सब कुछ, लेकिन बोलता हूँ नहीं नहीं, इसके पीछे का कई चीज़ समझना पड़ता है। तो इस चीज़ को वहाँ पर ही किया गया, लोगों ने इसमें पैसा लगाया भाई, जिसने पैसा बनाना था बनाया, बाकी लोगों को पैसा थमा के गेम गुम हो गया। और जो सऊदी वाले थे उनको क्या मज़े आ गए, 33 का माल उनको 20-25 में मिल गया, 20 पैसा 25 पैसा में, और देखा तो 5 रुपया निकल गया। ओहो, बम बम हो गया भाई, बेच बाज के निकल लिए, खेलते रहो, हैं खेलते रहो। अब तो वही खेलते रहा। तो उसके बाद फिर सेबी ने इस पर एक्शन लेते हुए कंपनी पे 17 करोड़ का, आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बॉन्ड ऑफ इंडिया ने, सेबी ने, जो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, तो इन्होंने लगा दिया कितना का, नियरली 17 करोड़ का। तो कब लगाया? तो कॉल रिफाइनिंग इन 2021, दिस फाइन वाज, मतलब ये लगा के अपना, और उसका ट्रेड जो भी है बंद बंद करा के जो भी अपना छापा मुका है। तब अब श्रीवास्तव जी इसमें एंट्री मारते हैं और उनका कहना है कि भाई साहब आप इतने हल्के में क्यों छोड़ दिए? समझे ना किसको? अब फंसी मैडम बोला इतना हल्का में छोड़ दिए साहब, और करोड़ों का गेम हो गया, और इतना हल्का में छोड़ दिए तो ना। तो मतलब 17 में थी ना, 17 से थी, तो वही बोला कि आप मैम इतना हल्का में क्यों छोड़ दिए? 17 करोड़, और भी इस पर ज़्यादा हो सकता था, तो आपने हल्के में छोड़ दिया, ठीक है। और एक नियम भी है ना
कि सज़ा कोई दे देता है तो फिर दूसरा उसका सज़ा नहीं देता, क्योंकि ये फिर प्रोटेस्ट मतलब बता सकते हैं कि हमने इसको सज़ा दे दिया है। वही चीज़ ये कोर्ट में भी रखेंगे कि हमने इनको सज़ा दिया था 17 करोड़ का। तो यही श्रीवास्तव जी का कहना है कि भाई इतने हल्के में आपने क्यों छोड़ा, बस इसी पे इनको भी लपेटा और इनके साथ 5 मेंबर को और भी लपेट दिया। फिलहाल तो ये ना रिटायर हुए हैं, बाकी तो 5 है ना बाकी 4 तो काम कर ही रहे होंगे। तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो अब से भी बोल रहे हैं कि ना इनका तो आदतें है, तो फलाना आदत है तो क्या हो गया भाई, अगला गलत थोड़ी बोल रहा है, ठीक है बोल रहा है। आप सरकारी संस्था में हैं और इस तरह का है, तो उनका कहना है कि इस पे और ज़्यादा हो सकता था, इसी को लेके कि भाई ये कोई चक्कर है और ये फ्रॉड वगैरह का, तो ये पूरा मामला निकल के आया। तो आप बोलोगे क्या होगा, भैया क्या होगा तो कोर्ट बताएगा। कोर्ट ने अपनी तरफ से एफआईआर जो है दे दिया है 6 लोगों के खिलाफ। अब सेबी देखना है कि सेबी इसमें क्या पार्टी, अब नाम तो सेबी का भी आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए सिस्टम है, श्रीवास्तव जी ने जो काम किया ठीक है, बहुत बढ़िया काम है, लेकिन सिस्टम है, सिस्टम कभी गलत नहीं होता है। अगर सिस्टम को निकलना है अकेला, अगर इनको फंसा के बुच मैम को फंसा के सिस्टम को अगर ऊपर निकलने में सहूलियत होगा तो भैया मैडम को फंसा के आगे निकल लेगा। अगर सिस्टम, अब ये 6 का आ गया ना नाम, तो ये सिस्टम हो गया, ग्रुप हो गया। देखिए क्या होता है फिलहाल, है ना। तो देखने वाली अच्छी मतलब ये आ रहा, तो यही अभी न्यूज़ थोड़ा चल रहा है, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। और भारत में ये बात तो है, भ्रष्टाचार और ये जो मतलब है प्रवृत्ति ख़त्म नहीं हुई है, जिस कारण आप देख रहे हैं कि भारत के अच्छे टैलेंट जो भारत में रहना चाहिए वो भारत छोड़ के इसी कारण से जा भी रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि मतलब सब, लेकिन हाँ ये कुछ कारण है जो भारत के टैलेंट को भारत छोड़ के जा रहा है। अगर जो भी हैं उनको इतना बेनिफिट दिया जाता तो वो गलत काम नहीं करेंगे कोई भी। तो कई ऐसी चीज़ हैं जो हमारी व्यवस्था को भी थोड़ा कमज़ोर करती है, और इन पे जो होगा तो होगा। लेकिन आज एक बात जरूर कहते हैं कि भारत के टैलेंट को अमेरिका, चीन, बाहर देश हाथों हाथ लेके जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी बस में 100 आदमी बैठे हैं, चाहे 70 आदमी बैठे हैं, एक ड्राइवर है उस बस का जिसको चलाने आता है, और कोई आया और ड्राइवर को लेकर चल गया कि भाई छोड़ी बस, दूसरा बस लेके खींच दे, और ड्राइवर उतर के चला गया। अब 100 आदमी क्या करेंगे, समझ रहे ना, खाली मुंडी गिनाने के रह जाएंगे। तो यही चीज़ है, भारत में जो टैलेंट है वो निकल रहा है, इसको भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो भारत का टैलेंट का जो बाहर जा रहे हैं ना, आप उसमें देशभक्ति ला के नहीं रोक पाइएगा, क्लियर है, नहीं रोक पाइएगा। हमारे भी हैं जो जर्मनी में और कई मतलब हैं खानदान में जो चले गए हैं, नहीं रोक नहीं पाइएगा उनको रोकना है तो आपको कुछ उनको बेनिफिट्स देना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो मेरा तो यही सरकार से नम्र निवेदन है कि भारत के टैलेंट को मत जाने दीजिए, बाकी ठीक है, और ऐसा कुछ करिए ना कि वो भारत के लिए मर मिटे। ये बात समझिए, यहाँ बेईमान लोग तब तक नहीं हैं जब तक उनको मौका नहीं मिला है, नहीं तो कोई छोड़ते नहीं है। और जिनको मौका मिलता है और वो छोड़ देते हैं तो उनको सब क्या बोलते हैं पता है, महामूर्ख हैं उनको क्या बोलते हैं, महामूर्ख में बोलता है, क्योंकि एक कहावत है कि चलती में ना जो चलाए वो मूर्ख नहीं महामूर्ख होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो जानते हैं कि भैया जो चलती में सच्चाई का साथ दे, मौका मिले फिर भी गलत काम ना करे, ठीक है, अपना डिसिप्लिन से चले, वो फिर लंबा रेस चलता है, लंबा दूरी तय करता है। वो घोड़ा जो होता है ना, वो छोटा घोड़ा नहीं होता है, वो लंबा घोड़ा होता है, वो लंबा रेस का घोड़ा होता है। तो मेरा बस इतना ही दरख्वास्त है कि अब तो कदम उठा लीजिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत का टैलेंट धीरे धीरे पलायन कर जाएगा, और फिर मतलब वो चीज़ नहीं आपके पास रहेगा जो मैंने आपको बताया कि 100 आदमी है, एक ड्राइवर है, ड्राइवर है निकल के चला गया, तो क्या करेगा 100 आदमी धक्का मार के बस ले जाएगा, आप ही बताइए। और चाइना जो है वो अपने सब जगह अपने देश के लिए मतलब इस तरह का करके सब जगह कब्जा कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे आईटी डिपार्टमेंट में। तो ठीक है ना। चलिए विषय से हम नहीं तो भटक जाएंगे, क्योंकि आज हम थोड़ा सा स्टडी कर रहे थे तो देख रहे थे कि काफ़ी मतलब पलायन हो रहा है, तो मैं सोचा कि एक बार थोड़ा डिस्कस हो जाए। और ठीक है, बाकी फॉलो किया है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है नहीं होता है, सब आपके सामने जैसा होगा। तो ये एक्चुअली जो कहानी था वो मैंने हल्के में आपके सामने रखा है, क्योंकि ज़्यादा डीप किस लिए जाना, एक नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।